बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भाई आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। PST JEST 2021 जनरल नॉलेज। क्या है जनरल नॉलेज? ज़्यादा बातें नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इस वक्त जो रात का हो गया है तकरीबन 12:45 रात का, 1 बजने में 15 मिनट है। ठीक है, बहुत थका हुआ हूँ और बातें कम। सुबह स्कूल भी जाना है, फ्राइडे। आप कॉपी पेंसिल ले लीजिए, ये ज़रूरी है, वरना फिर आप लोगों को अफसोस होगा। वरना फिर वीडियो रोकेंगे और जल्दी से जाके कॉपी पेंसिल लेके आएंगे। हाँ सर, ये तो वाकई बड़ा ज़रूरी हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। जनरल नॉलेज पार्ट है ना ये आप लोगों के PST का JEST का। आज क्या तारीख हो गई? 8 हो गई, 8 जनवरी 2021। अपनी डेट ऑफ बर्थ याद कीजिएगा। 2021 पीछे चलते हैं, 2020। ठीक है, बोर्ड छोटा पड़ेगा इसलिए मैं यहाँ पे सिर्फ डेट से लिखूँगा। 2020 से पीछे चलने थोड़ा सा और 2 साल पीछे, 2018। किसकी हुकूमत आई थी? इमरान खान की हुकूमत। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत आई थी। उससे पीछे चलते हैं, 2018 से पीछे और क्या था? इमरान खान की हुकूमत आई किसके पास से थी? नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी, वो चली गई। नवाज़ शरीफ की हुकूमत ने 5 साल पूरे किए। ठीक है, पीछे चलते हैं तो 5 साल पीछे चलते हैं, 2017, 16, 15, 14 और ये 2013 बन जाएगा। 2013 कह रहा हूँ, कॉपी पेंसिल ले लीजिए। 2013। ठीक है, नवाज़ शरीफ की हुकूमत शुरू हुई थी 2013 से 2018 तक, 2018 से 2021 किसकी? इमरान खान की हुकूमत चल रही है। और आगे चलते हैं, 2013 में जो नवाज़ शरीफ ने हुकूमत बनाई, वो किससे हुकूमत बनाई? पीपल्स पार्टी। ठीक है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत 2013 में ख़त्म हो गई। उन्होंने भी 5 साल अपने पूरे किए। तो 5 साल और पीछे चलते हैं, 2013 से 12, 11, 10, 9, 8, 2008। 2008 में किसकी हुकूमत थी? याद आया कुछ? जनरल परवेज़ मुशर्रफ। उन्होंने रिज़ाइन कर दिया था और उसके बाद जो है वो इलेक्शंस हो गए थे। उस इलेक्शंस में पीपल्स पार्टी विन कर गई थी। ठीक है, 2008 से पीछे चलते हैं और 2007। ठीक है, 2008 में कुछ और भी हुआ था क्या? देखिए, मुझे जो भी याद आएगा वो मैं बताता रहूँगा। अगर मिस्टेक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत कुछ है, वीडियो बड़ी बड़ी बनने वाली है। 2008 से पीछे चलते हैं और कब आए थे? 2008, 2007 और 2006, 2005, 2004, 2003, 2002। 2003 में एग्जैक्टली 2003 में क्या हुआ था? 2003 में जो है वो इराक पर हमला किया था अमेरिका ने। मैंने कहा था कॉपी पेंसिल ले लीजिए, जो जो याद आता रहेगा बताता रहूँगा। 2003 में इराक ने अमेरिका ने इराक पे हमला किया था। इराक पे। इराक कहाँ है पता है आपको? मिडिल ईस्ट में। मिडिल ईस्ट में नहीं भाई, बोर्ड तो मुझे डेट्स के लिए रखना है। मिडिल ईस्ट क्या कहते हैं? मिडिल ईस्ट को मशरिक़ वस्ता। मशरिक़ वस्ता क्या है? ये आपका एशिया है, ये आपकी दुनिया है पूरी की पूरी। और इस दुनिया के अंदर जो है वो क्या है? 71% जो है वो पानी है। ये 71% पानी जो है ये तकरीबन कितने 5 ओशंस में डिवाइड है। और ये 5 ओशंस जो हैं फर्दर तकरीबन 22 सी बनाते हैं। 22 के लगभग समंदर बनाते हैं। ठीक है, ओशन और सी में फ़र्क होता है। ओशन बड़ा होता है, सी छोटा होता है। बहरहाल तकरीबन 5 ओशन और यही 5 ओशंस आगे 22 सी से मिलके बने हैं। ठीक है, और ये आपकी ज़मीन का तकरीबन 71% पानी बनता है। अच्छा, ये जो है आपका 29% लैंड जो है ये क्या बनता है? ये बनता है आपके कॉन्टिनेंट, बर्रे आज़म बनते हैं। ठीक है, और ये बर्रे आज़म जो हैं ये 5 बर्रे आज़म, 7 बर्रे आज़म, क्या क्या नाम है उनके? मैंने कहा था कॉपी पेन से ले लीजिए। क्या क्या नाम है उनके? अफ्रीका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। ये तो 4 हो गए, जिसको ओशनिया भी कहा जाता है। अभी ओशनिया है या ऑस्ट्रेलिया है, कमेंट में ज़रा करेक्शन कर दीजिएगा। मेरे ख्याल में ओशनिया नया नाम है अभी जो डिज़ाइन हुआ है। बहरहाल अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, एशिया हो गया, ओशनिया हो गया। ठीक है, 4 ये हो गए, 7 हैं। 5वां तो एंटार्क्टिका है, सबको पता है, तो बर्फ़ का बर्रे आज़म है। 2 जो हैं वो अमेरिका के नाम से हैं। कौन से? नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और
साउथ अमेरिका, जिसको आप यूएसए बोलते हैं, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये आपका जो नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जो है इसका एक मुल्क है। समझ आ गई बात? तो अमेरिका जो है, क्लियर कर लीजिए कि दो बर्र-ए-आज़म के नाम भी अमेरिका हैं। अमेरिका जो है वो, अब ये किस ज़बान का वर्ड है मुझे याद नहीं, शायद लैटिन वर्ड है, और इसका मतलब बनता है द न्यू वर्ल्ड, नई दुनिया। इसकी हिस्ट्री क्या है वो तो अभी हम चलेंगे आगे, बड़ी लंबी दास्तान है, ठीक है। तो ये हमारे पास लैंड जो है 29% ये 7 हिस्सों में डिवाइड हो गई, ठीक है। एक हिस्सा जो हमारे पास, इसमें जो एशिया है हमारा, वो कॉन्टिनेंट बर्र-ए-आज़म, ये एशिया के कुछ हिस्से हैं, बार बार बोर्ड को रब करना पड़ेगा। एशिया के कुछ हिस्से हैं, एशिया को कुछ हिस्सों में हम डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है भाई। अब देखें कितनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको, फुल वर्ड्स भी मिल रहे हैं, मुल्क कहाँ है क्या है, सब जनरल नॉलेज है भाई, नोट करते रहिए। 2003 पे थे हम, इराक से बात शुरू हुई थी। तो ये हमारे पास जो है वो एशिया है, इसके कुछ हिस्से हैं, ठीक है। एक हिस्सा जो बिल्कुल मिड में आता है एशिया के, वो कहलाता है मिडिल ईस्ट, जिसको मशरिक़ वस्ता कहते हैं उर्दू में। ये ईरान से लेके इसराइल तक पूरी एक पट्टी है, ठीक है। इस पर जितने मुल्क हैं वो मशरिक़ वस्ता कहलाते हैं या मिडिल ईस्ट कहलाते हैं, ठीक है। एक और हिस्सा एशिया का है जिसको फार ईस्ट कहते हैं, इसको उर्दू में कहते हैं मशरिक़ बैद, ठीक है। इसमें कौन कौन से, फार ईस्ट में कौन कौन से मुल्क आ जाते हैं, वो जो छोटी छोटी आंखों वाले हैं, कोरियंस, जापानीज़, चाइनीज़ वगैरह, ये सब कुछ जो है वो, ठीक है, ये सब छोटी छोटी आंखों वाले ये फार ईस्ट में आ जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास और एशिया में क्या है, हाँ एशिया में हमारे पास सब कॉन्टिनेंट, सब कॉन्टिनेंट, ओ सॉरी लिखना नहीं था, बोर्ड को बचाना है। सब कॉन्टिनेंट, इसको उर्दू में बर्रे सगीर कहते हैं। इसमें तकरीबन 7 या 8 मुल्क हैं, 7 या 8, मैंने कहा था मुझे सही तरह अभी कुछ अगर गलती हो जाए तो कमेंट में क्लियर कर दीजिएगा। 7 या 8, इसमें इंडिया है, पाकिस्तान है, मालदीव है, भूटान है, बांग्लादेश है, ठीक है। ये ममालिक जो है वो इसके अंदर आ जाते हैं, इस सब कॉन्टिनेंट बर्रे सगीर जो इसको कहते हैं। इसको हम जनूबी एशिया भी कहते हैं, यानी कि एशिया का जनूब, जनूब को इंग्लिश में साउथ कहा जाता है। अब इससे देखें एक और बात निकलेगी, अभी हम 2003 पे थे, यहाँ आ गए, नोट करते जाइएगा। साउथ कहते हैं, हमारे पास 4 डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। सबसे टॉप वाली डायरेक्शन नॉर्थ है, इसके सामने वाली साउथ है, इस तरफ वाली ईस्ट है, राइट हैंड साइड वाली, और ये वेस्ट है। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो ये क्या है, साउथ, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, जो कि सब कॉन्टिनेंट भी कहलाता है। साउथ ईस्ट एशिया मतलब ये कि ये साउथ और ये ईस्ट, ये रहा साउथ और ईस्ट के दरमियान का, ठीक है। ये आपका एशिया का जो साउथ और ईस्ट के दरमियान का पोर्शन बनता है, यहाँ पर ये सब कॉन्टिनेंट आता है, जिसमें ये लगभग ये सारे मुल्क आते हैं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मालदीव, भूटान, ठीक हो गया भाई, ये सब के सब। तो ये बात हो गई, इसकी डायरेक्शंस की भी बात हो गई और ये भी बात हो गई। और आगे चलते हैं, यहाँ पर हमारे पास इसी अर्थ को अगर हम अर्थ लेते हैं, अर्थ को भी जान लीजिए, मोटी मोटी बातें। ये इक्वेटर कहलाता है, बिल्कुल अर्थ के हमारी गोल है, इसके सेंटर में जो लाइन जा रही है, इमेजिनरी लाइन, एक्चुअल लाइन नहीं, इसको हम इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, इक्वेटर। इक्वेटर के जो ऊपर वाला हिस्सा है ये वाला, और इक्वेटर के नीचे वाला जो हिस्सा है ये वाला, आधे आधे सर्किल जो बन जाते हैं, इनके नाम हैं। ये इसकी क्योंकि अर्थ है तो इसकी टॉप पर भी नॉर्थ होगा, यहाँ पर साउथ होगा, यहाँ पर ईस्ट होगा और यहाँ पर वेस्ट होगा। ये जो हमारे पास पोर्शन है सारा का सारा, इसको हम कहते हैं नॉर्थर्न हेमीस्फेयर, नॉर्थर्न हेमीस्फेयर। अब नॉर्थर्न वर्ड समझ गए होंगे, नॉर्थ से निकला है, जो नॉर्थ की तरफ। इक्वेटर के ऊपर वाला जो ये आधा सर्किल है, जो स्पेस है हमारी अर्थ का, ये नॉर्थर्न हेमीस्फेयर कहलाता है। हेमी वर्ड का मतलब होता है हाफ, ओ फिर लिख दिया, सॉरी स्पेस चाहिए। हेमी का मतलब होता है हाफ, नॉर्थर्न हेमी स्फेयर, स्फेयर मतलब स्फेयर सर्किल को कहते हैं, यानी कि सर्किल का आधा वो पोर्शन जो कि नॉर्थ की साइड पर है, नॉर्थर्न हेमिस्फेयर। ये जो पोर्शन है ये साउथर्न हेमिस्फेयर कहलाता है, ठीक है। ये 2 पोर्शन बन गए। आपने मैप देखा हो गोल सा को, इसके ऊपर तो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस बनी हुई होती हैं, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस इक्वेटर के नीचे भी और ऊपर भी। इन हॉरिजॉन्टल लाइंस को जो है वो लैटिट्यूड्स कहा जाता है।
इसी तरह आपने वर्टिकल लाइंस भी देखी होंगी, ये वाली, ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इनको लॉन्गिट्यूड्स कहा जाता है। ठीक है भाई, तो ये जनरल मोटी मोटी बातें थी जो कि मैंने इसको आपको बता दी। ठीक है, अब ये जो हमारे पास अंटार्कटिका बर आज़म है, ये इस साइड पर है, इस साइड पर, इस साइड पर। ये जो हमारा सन है, इससे जो वहाँ पर बर्फ़ इसलिए पड़ती है क्योंकि आप कोई बॉल लीजिए, बॉल, और किसी बल्ब के सामने रखिए और उस बॉल को हाथ में पकड़ के आप घुमाएं, ऐसे घुमाएं। अपने इमेजिन में देखें एक बॉल जो है वो एक बल्ब के सामने घूम रही है, तो वो जो ये बल्ब है सपोज करें, तो इससे जो लाइट पड़ रही है वो ये कॉर्नर से ऐसे टच होके जा रही है। ठीक है, हमारी अर्थ जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, ऐसे स्ट्रेट नहीं घूम रही, बल्कि थोड़ी सी टिल्ट है, टेढ़ी है। तकरीबन कितने एंगल पे? तकरीबन 23 डिग्री राइट पर टिल्ट हुई हुई है, थोड़ी सी टेढ़ी है, टेढ़ी होके घूम रही है। ठीक है, ये जो अर्थ हमारी खुद घूम रही है इसको रोटेट होना कहते हैं। ठीक है, और इस तरह खुद घूमते घूमते ये सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। हमारी अर्थ जो है वो सूरज के गिर्द भी चक्कर लगा रही है। ठीक हो गया भाई, तो सूरज के गिर्द चक्कर लगा रही है, तो सूरज के गिर्द जो है वो कितने दिनों में मुकम्मल करती है पूरा चक्कर? पूरे सूरज के गिर्द जो चक्कर मुकम्मल करती है वो लगभग 365 दिनों में, 365 डेज में ये चक्कर मुकम्मल करती है। ये जो चक्कर अर्थ सन के गिर्द मुकम्मल कर रही है इसको कहते हैं रिवोल्यूशन। क्या कहते हैं? रिवोल्यूशन। उसके बाद फिर हम आगे चलते हैं, अर्थ जो खुद भी घूम रही है। देखें, दो किस्म के चक्कर हैं, एक अर्थ का रोटेट होना है, एक अर्थ का रिवॉल्व होना है। तो ये रोटेट भी हो रही है और रोटेट होते होते ये रिवॉल्व भी हो रही है। ये अर्थ जो रोटेट हो रही है हमारी, तो ये जो पूरा चक्कर अपने ही गिर्द मुकम्मल करती है, अपने ही एक्सिस के गिर्द जो है वो एक चक्कर मुकम्मल करती है। वो कितनी देर में करती है? वो तकरीबन 24 आवर्स में। वो बोर्ड पे लिखना नहीं था, 24 घंटों में अर्थ जो है वो अपने ही एक्सिस ऑफ रोटेशन के गिर्द चक्कर मुकम्मल करती है। ठीक है, 24 घंटों में, यानी कि एक दिन में। और इसी तरह रोटेट करते करते अर्थ सन के गिर्द जो है वो चक्कर मुकम्मल करती है, सर्किल मुकम्मल करती है। कितने दिनों में? 365 दिनों में, 365 डेज में। ये जो सनलाइट आ रही है, ये बात बता रहा था मैं, ये इससे क्रॉस होके जा रही है। किस जगह से? इस अर्थ के, क्योंकि अर्थ हमारी गोल है। अब क्रॉस होके जा रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो सनलाइट पड़ रही होगी वो तो बड़ी ज़बरदस्त पड़ रही है। ठीक है, और ये क्योंकि अर्थ घूम रही है तो ऐसे ही घूम रही है, ये यूं और यूं, ऐसे घूम रही है, यूं यूं गोल गोल, तो ऐसे ऐसे ही घूम रही है ये। तो ये इस साइड पे भी रोशनी पड़ रही है। ये जब घूम जाती है तो ये साइड जो है वो यहाँ आ जाती है, तो यहाँ पर रोशनी आ जाती है। देखें, जो पीछे वाली साइड है अर्थ की, ये सामने आ गई तो यहाँ पर भी रोशनी आ गई। अब ये वाली साइड जो है ये इस साइड पे आ गई, और ये वाली साइड जो है अर्थ की वो घूम के इस साइड पे आ गई। तो इस तरह से घूमते हुए अर्थ को तो पूरी रोशनी मिल ही रही है। ठीक है, इन पोर्शंस को। लेकिन ये जो साइड वाले पोर्शंस हैं, इस बोर्ड पे ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल है, अपनी इमेजिन में देखना पड़ेगा आपको कि वो बल्ब और बॉल वाली मैंने मिसाल दी, तो वो बॉल जो है अगर आप उसको घुमाएं तो आप देखेंगे कि एक पोर्शन ऐसा होगा उस बॉल का जिस पे बल्ब की रोशनी क्रॉस में जा रही होगी, ऐसे यूँ आप उसको घुमाते रहें। ठीक है, तो फिर क्या होगा कि टच करती हुई रोशनी जाएगी। ये जो टच करती हुई रोशनी जा रही है सनलाइट की, हमारी अर्थ भी क्योंकि गोल है, तो ये जो पोर्शन है ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नॉर्थ और साउथ है हमारी अर्थ का। और इसी वजह से, क्योंकि यहाँ से सनलाइट टच करती हुई जाती है थ्रू आउट पूरे साल, उसकी वजह से यहाँ पर शदीद सर्दी पड़ती है और बर्फ़बारी पड़ती है। और यही दो पोर्शन आपको, इनको हम एंटार्कटिका कहते हैं। एक को आर्कटिक कहते हैं, दूसरे को एंटार्कटिक कहते हैं। समझ में आ गई बात? ये जो एंटार्कटिका, ये दो पोर्शन में है हमारी अर्थ के, एक इस साइड पे, एक इस साइड पे। एक नॉर्थ पोल कहलाता है, एक साउथ पोल कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात हो गई। 2003 में थे, अमेरिका ने इराक पर हमला किया था। ठीक है, भूलिएगा मत, अभी डेट और पीछे लेके जाएंगे, वहाँ से बात निकली है तो ये सब कुछ आ गया। नोट कर रहे हैं ना? हाँ, जल्दी जल्दी ले आए, नोट करें नोट करें, और चीज़ें बताता रहूँगा साथ साथ। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास ये जो अर्थ है सिर्फ ये अकेली नहीं है, इसके साथ कितने प्लैनेट्स और हैं हमारे पास जो है वो। पहले कितने प्लैनेट्स थे?
9 प्लैनेट्स हम कहते थे, अब 9 नहीं है, अब 8 प्लैनेट्स हैं। देखिए गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा और कमेंट में करेक्शन भी कर दीजिएगा। बता रहा हूँ आपको, नींद बड़ी आ रही है, थका हूँ, तो काफ़ी चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं। तो हमारे पास जो है वो 9 प्लैनेट्स से पहले क्या क्या नाम है उन 9 प्लैनेट्स के? एक तो हमारा जो है वो अर्थ है, उसके बाद जुपिटर भी है, मार्स भी है, सैटर्न भी है, ठीक है। और क्या क्या है हमारे पास? वेनस भी है, यूरेनस भी है, ठीक है, और भी है, सैटर्न भी है। ये प्लैनेट्स के नेम हैं। प्लूटो जो है वो 1930 में डिस्कवर हुआ था, 1930 में, और 2007 में जो है वो प्लूटो को जो है वो प्लैनेट की लिस्ट से निकाल दिया गया, क्योंकि ये प्लैनेट की डेफिनेशन पे पूरा नहीं उतर रहा था। अब क्या ये हमारी अर्थ अपने साथ 7 प्लैनेट्स इसके और हैं, ठीक है, सब जो है वो किसके गिर्द चक्कर लगा रहे हैं? सूरज के गिर्द चक्कर लगा रहे हैं अपने अपने रास्तों पे, ठीक है। किसी का रास्ता यूं है सूरज के गिर्द, किसी का रास्ता यूं है सूरज के गिर्द, किसी का रास्ता यूं है सूरज के गिर्द, ठीक है। तो कोई सूरज से ज़्यादा दूर है, कोई सूरज के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। जो प्लेनेट सूरज से ज़्यादा ही दूर निकल जाता है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो गर्मी है, वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है, ठीक है। और जो प्लेनेट सूरज से नज़दीक है वहाँ बहुत ज़्यादा जो है वो ठंड होती है। उल्टा बोल गया, नींद आ रही है। तो जो प्लेनेट नज़दीक हैं सूरज के घूम रहे हैं, ठीक है, इस तरह से घूम रहे हैं, तो वहाँ पर क्या है? वहाँ पर ऑब्वियस सी बात है, वहाँ ज़्यादा गर्मी है, ठीक है। और जो प्लेनेट बहुत ज़्यादा दूर है सूरज से वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी है। हमारी अर्थ जो है ये बड़ी ज़बरदस्त जो है वो ऐसी लोकेशन अल्लाह ताला ने इसको दी है कि ये ना तो बहुत ज़्यादा दूर है अर्थ से और सन से हमारी अर्थ, और ना सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट बैलेंस स्टेट में ये मौजूद है। ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। अल्लाह ताला ने सारा इंतज़ाम करके रखा हुआ है। और क्या क्या है इसमें? ठीक है, हमारा सूरज जो है वो भी एक सन है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मुस्तकिल जो है वो बर्निंग हो रही है, ठीक है, न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स की 2 टाइप्स होती हैं। अभी 2013 पे फंसे हुए हैं, अभी हम 2007 पे आ गए थे। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स बहुत ज़्यादा हमारी सन के ऊपर होती हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हमारे सन पे जो है वो बहुत ज़्यादा होती हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स को नॉर्मली हम एटमी धमाका कहते हैं। एटमी धमाका होना, एटम बम का तो पता है ना, एटमी धमाका। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स हमारे सन पे होते हैं। 2 तरह के होते हैं ये एटमी धमाके। एक को हम कहते हैं फ्यूजन रिएक्शन और दूसरे को हम कहते हैं फिजन रिएक्शन। क्या कहते हैं? फिजन रिएक्शन। ये दोनों तरह के जो है वो फ्यूजन और फिजन दोनों तरह के क्या है? न्यूक्लियर रिएक्शंस कहलाते हैं। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस की टाइप्स हैं। न्यूक्लियर रिएक्शंस की क्या है ये टाइप्स हैं। दोनों सन पे होती हैं, इसी वजह से सन पे जो है वो हर वक्त एटमी धमाके हो रहे होते हैं। और किस वजह से हो रहे होते हैं? 2 गैसेस जो हैं बड़ी बहुत ज़्यादा मिकदार में हैं, और भी हैं। वो कौन कौन सी हैं? एक हाइड्रोजन गैस है, दूसरी हीलियम गैस है। इनकी कन्वर्जन हो रही होती है। अब यहाँ पर ये फ्यूजन रिएक्शन क्या है और फिजन रिएक्शन क्या है, तो बहुत बड़ी डिटेल हो जाएगी। फ्यूजन का मतलब होता है मिल जाना, ठीक है। फिजन का मतलब होता है टूट जाना, ब्रेक हो जाना। किस चीज़ का मिल जाना, किस चीज़ का ब्रेक हो जाना? न्यूक्लियस का। भाई एक एटम जो है वो, उसका न्यूक्लियस जो है, या जब वो बनता है तब भी धमाका होता है, और जब वो न्यूक्लियस टूटता है तब भी धमाका होता है। हमारी अर्थ पर जो हमने एटम बम बनाए हैं ना, उसमें फ्यूजन रिएक्शन नहीं है। इसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसलिए हमारी ज़मीन पर जो एटमी धमाके हो रहे हैं वो फिजन रिएक्शंस वाले हैं। ये याद रखिए आप, ठीक है। और क्या, 2013 पे ही थे अभी, 2013 वहीं पे चले हैं, इसको आगे कंटिन्यू करें। वैसे ये बता दूं कि हमारे सिर्फ यही सन नहीं है, इसके साथ एक और सन है, उसके 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 साथ एक और सन है, एक और सन है। ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सन्स एक जगह पे मौजूद हैं। लाखों करोड़ों अरबों सन एक जगह पे मौजूद हैं। किसी सन के 50 प्लैनेट हैं, किसी सन के 2 प्लैनेट हैं, किसी सन के 20 प्लैनेट हैं, किसी के 5 हैं। और हर प्लैनेट के फिर अपने अपने मून भी हैं। जैसे हमारी अर्थ है, उसका जो है वो मून एक ही है, ठीक है। और इसी तरह मार्स है, उसके 2 मून हैं। इसी तरह जुपिटर है, यूरेनस है, सैटर्न है, इनके अपने अपने, किसी के 20 मून हैं, किसी के 50 मून हैं। समझ में आ रही है बात? तो इसी तरह और जो दूसरे सन हैं उनके भी इसी तरह प्लैनेट्स हैं और उनके अपने अपने मून्स हैं। ये ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस सन जो एक जगह पर, एक इनका क्लस्टर, एक गुच्छा बना हुआ है,
इन सन्स का, इसको गैलेक्सी कहते हैं, गैलेक्सी। अच्छा, याद रहे कि सन जो है वो भी एक स्टार है, ये बर्निंग स्टार कहलाता है। आसमान पे जो आपको वाइट वाइट स्टार नज़र आ रहे होते हैं वो बर्निंग स्टार नहीं है, ठीक है, वो बर्निंग स्टार नहीं है। तो यहाँ पर इस गैलेक्सी के अंदर जो है वो सिर्फ ये सन वाले स्टार ही नहीं है, बल्कि वो ठंडे स्टार भी हैं, वाइट वाले भी हैं, नेबुलास भी हैं, बहुत कुछ है। तो ये जो क्लस्टर है, ढेर है सन्स का और उनके प्लैनेट्स का और उनके मून्स का, इसके अलावा दूसरे स्टार्स का जो कि बर्न नहीं हो रहे, जल नहीं रहे, उनका जो एक गुच्छा है उसको गैलेक्सी कहा जाता है। हमारी गैलेक्सी मतलब जिसमें हमारा सन मौजूद है और उस सन की ये अर्थ मौजूद है और उस अर्थ पर मैं आपको ये अभी लेक्चर दे रहा हूँ। ये जो हमारी गैलेक्सी है, इस गैलेक्सी का नाम जो है इसको कहते हैं मिल्की वे, ठीक है। ये गैलेक्सी कौन सी है? मिल्की वे। तो आपसे पूछा जाए कि आपका सन जो है, क्योंकि गैलेक्सी एक नहीं है, ये आपको हैरत होगी सुन के कि ये जो ट्रिलियन एंड ट्रिलियन स्टार्स का एक गुच्छा है गैलेक्सी, ये एक गैलेक्सी नहीं है। हमारी इस कायनात के अंदर, जिसको यूनिवर्स कहते हैं, इसमें ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सीज जो हैं वो मौजूद है। यानी कि इसी तरह एक गुच्छा और है, इसी तरह एक गुच्छा और है, इसी तरह एक गुच्छा और है, इसी तरह एक गुच्छा और है। याद रहे, एक गुच्छे या एक क्लस्टर के अंदर ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस स्टार्स हैं। कुछ बर्न हो रहे हैं, कुछ बर्न नहीं हो रहे हैं। समझ आ रही है बात आपको? नहीं समझ आ रही? सर क्या बोल रहे हैं? हाँ था सर, बोल रहा हूँ भाई, जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है ताकि जो कुछ भी है वो यहाँ निकाल दूँ, आप लोगों के काम आएगा। अच्छा, क्योंकि कोई भी सवाल आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। ये भी गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी, ये भी गैलेक्सी, ये सारी गैलेक्सीज जो हैं, इनमें भी इसी तरह सन्स मौजूद हैं, स्टार्स मौजूद हैं। इसी तरह इसमें भी दो टाइप के स्टार्स हैं, इसमें भी। हमारा सन जो दूसरे सन्स और स्टार्स के साथ मौजूद है जिस गैलेक्सी में, उसको क्या कहते हैं? उसको मिल्की वे कहते हैं। इसको उर्दू में, ये गर्ल्स का नाम भी रखा जाता है, इसको सुरैया कहा जाता है। सुरैया, सुरैया क्या है आपने सुना होगा, शायद आपने बड़े बूढ़ों से सुने, वो आपको बताएंगे, नानी दादी का किसी का नाम सुरैया होगा। तो ये सुरैया का बड़ा खूबसूरत मतलब है। सुरैया इसको कहा जाता है जो हमारी गैलेक्सी है, इसी को इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, अभी इसमें बहुत डिटेल है, लेकिन अभी फ़िलहाल 2013 पे ही चलते हैं। 2003 में किसने? अमेरिका ने हमला किया था, किसके ऊपर? इराक के ऊपर किया था, इराक पर। कौन से अमेरिका ने? नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका नहीं भाई, वो कॉन्टिनेंट है, बर्र आज़म है। नॉर्थ अमेरिकन कंट्री, जिसको यूएसए कहा जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है भाई। इसने अटैक किया था इराक पर। इराक कहाँ पर है? एशिया में है, ये याद रहे। ओह, लिखना नहीं है, स्पेस कम है। इराक कहाँ है? एशिया में। यूएसए कहाँ है? नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है। यहाँ से यहाँ अटैक हुआ। सिर्फ इसी ने अटैक नहीं किया था इराक के ऊपर, बल्कि और दूसरी कंट्रीज़ भी थी। तीसरा एक बर्र आज़म भी इसमें आ गया था, जिसको यूरोप कहा जाता है, यूरोप, ठीक है। यूरोप में तकरीबन 26-27 के करीब कोई मुल्क हैं, ठीक है। इसमें एशिया में बहुत ज़्यादा मुल्क हैं। ये जो कॉन्टिनेंट यूरोप है, इसमें 26-27 के करीब मुल्क हैं। कौन कौन से मुल्क आ जाते हैं इसके अंदर? हमारे पास यूनाइटेड किंगडम आ जाता है, यूके जिसको कहते हैं, जिसको इंग्लैंड भी कहा जाता है, ये एक अलग डिटेल है। यूनाइटेड किंगडम, ये तकरीबन 15 स्टेट्स हैं यूनाइटेड किंगडम जिनको कहा जाता है, इनमें से एक स्टेट इंग्लैंड भी है, बराबर। और कौन कौन से मुल्क हैं इस यूरोप के अंदर? इसमें बेल्जियम भी आ जाता है, फ्रांस भी आ जाता है, ठीक है, नॉर्वे भी आ जाता है इसके अंदर, स्वीडन भी इसके अंदर आ जाता है। ये सारे यूरोपीय मुल्क कहलाते हैं, ठीक है। इन्होंने मिलके अपनी एक जो है वो तंजीम बनाई हुई है, जिसको नेटो कहा जाता है। इसके फुल वर्ड्स बनते हैं, लिखते रहिए मेरे साथ साथ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये मुल्कों ने अपनी एक तंजीम बनाई हुई, इसका नाम है नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो यूएसए क्योंकि महाराज हैं, तो उन्होंने बोला, यूरोप को बोला कि भाई ये इराक के अंदर जो है वो सद्दाम हुसैन जो है वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बना रहा है, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, तबाही फैलाने वाले हथियार बना रहा है, इसलिए सद्दाम हुसैन का तख्ता उलट देना चाहिए। तो इनको साथ मिलाया। यूएसए की उस वक्त बहुत ज़्यादा दुनिया में बात सुनी जा रही थी, यूएसए बहुत ज़्यादा जो है वो मजलूम मुल्क बना हुआ था। समझ में आ रही बात आपको? उस वक्त जो है वो यूएसए के अंदर किसकी गवर्नमेंट थी, मैं आपको बताता हूँ। 2003 के अंदर जॉर्ज डब्ल्यू बुश जो है उसकी हुकूमत थी। फिर बराक हुसैन ओबामा आया था, फिर उसके बाद दोबारा बराक हुसैन ओबामा आया, और उसके बाद फिर जो है वो
ट्रंप आया, ये बात आपको पता है। और अभी तो जो बाइडन आ गया है वो चला गया, अब जाने वाला है या चला गया पता नहीं, मुझे याद नहीं है। बहरहाल तो इन्होंने बोला कि भाई इस पर अटैक करते हैं, सद्दाम हुसैन यहाँ पर जो है तबाही मचाने वाले हथियार बना रहा है। तो इन्होंने इराक पे मिलके, नेटो की फोर्सेस भी आ गई सारी की सारी यूरोप की मिलके। नेटो क्या है? वो तंजीम है जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ ने बनाई। अब ये तंजीम एक है, यूएसए भी, इसने बोला साथ दो, इन्होंने बोला ठीक है हुजूर साथ देते हैं आपका। ये नेटो की जितने ममालिक इसमें आते थे सब ने अपनी अपनी फोर्सेस जो हैं वो यूएसए के अंडर कर दी और इन सब ने मिल के इराक का बेड़ा गर्क कर दिया और अभी तक बेड़ा गर्क हुआ है। इराक कहाँ आता है? याद रहे, इराक भी मिडिल ईस्ट में आता है, मशरिक़ वस्ता का ही एक मुल्क है इराक। इस इराक के अंदर और क्या है, इस इराक का जो कैपिटल सिटी है उसको हम कहते हैं बगदाद। ठीक है, तो ये 2003 में हुआ था। सवाल ये पैदा होता है कि यूएसए की बात क्यों मानी गई। इसके लिए आप 2 साल पीछे चलें तो 2001 में 9/11/2001 वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन, 2 जगहों पर टेररिस्ट अटैक हुआ था अमेरिका के अंदर, यूएसए के अंदर। एक बहुत बड़ी सी स्काई स्क्रैपर थी। स्काई स्क्रैपर किसको कहा जाता है? स्काई स्क्रैपर जो होती हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं बहुत ज़्यादा, 100 मंजिला, 50 मंजिला, 70 मंजिला, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो होती हैं उनको स्काई स्क्रैपर्स कहा जाता है। तो ये बहुत बड़ी जो है ना वो ट्विन टावर्स भी इनको कहा जाता है। इनको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर। तो ये बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, इसके ऊपर अटैक हुआ था। 2-3 प्लेन्स जो हैं वो जो थे टेररिस्ट थे, उन्होंने वो प्लेन्स हाईजैक किए और एक पूरा का पूरा प्लेन ला के इसमें मार दिया, इस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के अंदर, अमेरिका के अंदर। इससे ये वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पूरा का पूरा गिर गया। यूट्यूब पर देख लें, बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं। इसके अलावा जो अमेरिका का पेंटागन है, पेंटा मीन्स 5, गॉन मीन्स साइड, पेंटागन। ये पेंटागन क्या है? ये इस तरह का इनका एक, जिस तरह हमारा GHQ है ना, 1 2 3 4 5 ही है ना, 1 2 3 4 6 बन गए, सॉरी कह रहा हूँ ना, नींद आ रही है भाई। 1 2 3 4 5, ये पेंटागन है अमेरिका का। ठीक है, इस तरह हमारा GHQ है ना, जनरल हेडक्वार्टर्स। देखें GHQ के भी फुल वर्ड्स आपको पता चल गए। आर्मी का हमारा जो हेडक्वार्टर है इसको हम कहते हैं GHQ, जनरल हेडक्वार्टर्स। ये कहाँ है? हमारा जो कैपिटल सिटी है इस्लामाबाद, उसके अंदर ये GHQ का ऑफिस मौजूद है। ठीक है, जनरल हेडक्वार्टर्स, आर्मी का हेडक्वार्टर ये मौजूद। इसी तरह ये इनका डिफेंस सिस्टम सारा का सारा जो है वो इस पेंटागन में होता है। 2 जगहों पे हमला हुआ था। ठीक है, किसके ज़रिए किया गया था? जो मुसाफिर बरदार तैयारे होते हैं वही हाईजैक किए थे और वो पूरे के पूरे जहाज़ जो है ना वो ला के घुसा दिए थे इन्होंने, इसके अंदर भी और यहाँ भी। यहाँ तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये पूरी बिल्डिंग गिर गई 2001 में। और 2001 में ही फिर यूएसए ने कहाँ हमला किया था पता है आपको? यूएसए ने जो है वो 2001 में कहाँ हमला किया था? पाकिस्तान में उस वक्त किसकी हुकूमत थी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ की। मत भूलिएगा 2008 से हम पीछे आ रहे हैं अभी। तो सांस ले लूँ, ठीक है, नींद भी आ रही है लेकिन कोशिश करता हूँ। बड़ी डिटेल है भाई, अभी कहाँ से कहाँ तक चलेंगे। बहरहाल 2001 में ये अटैक हुआ था। तो तालिबान कहाँ है? तालिबान जो है वो अफ़गानिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान के साथ लगता है। पाकिस्तान की बॉर्डर्स आपको पता होनी चाहिए, किन किन मुल्कों के साथ लगती है हमारे पाकिस्तान की। एक तरफ इंडिया है, एक तरफ अफ़गानिस्तान है, फिर चाइना है, ताजिकिस्तान की भी छोटी सी पट्टी लगती है। 4 मुल्क बता दिए मैंने आपको। एक तरफ जो है वो समंदर है। पाकिस्तान के साउथ में, जुनूब में, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना पाकिस्तान के जुनूब में, साउथ में कौन सी कंट्री है, तो कोई कंट्री नहीं है भाई, कराची का समंदर आता है। ठीक है, तो ये तो साउथ में तो समंदर आ गया। बाकी क्या आ गया? नॉर्थ है हमारे पास, ईस्ट है, वेस्ट है। तो ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, इनमें मुख्तलिफ 2-3 कंट्रीज़ लगती हैं। बता देता हूँ नाम। इंडिया है, चाइना है, ताजिकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है। अफ़गानिस्तान के साथ सबसे बड़ी बॉर्डर लगती है पाकिस्तान की, तकरीबन 2200 किलोमीटर, जिसको ड्यूरेंट लाइन कहा जाता है। 2200 किलोमीटर बहुत बड़ी है, 2200 किलोमीटर। अगर आप कराची से लाहौर जाना चाहते हैं तो तकरीबन कराची से लाहौर आपको 1200 घंटे लगते हैं। 1200 किलोमीटर का डिस्टेंस है कराची से लाहौर तक का। ठीक है, तो 2200 किलोमीटर कितनी बड़ी बॉर्डर होगी, समझ आ रही है बात? ये अफ़गानिस्तान के साथ लगती है। बहरहाल अफ़गानिस्तान जो है उस पर किसकी हुकूमत थी? तालिबान की हुकूमत थी।
कब की बात हो रही है? 2001 की बात हो रही है, ठीक है। तालिबान ने हुकूमत अफ़गानिस्तान में कब बनाई थी? 1996 में बनाई थी, 1996 में बनाई थी। ये तालिबान के अमीर कौन थे? मुल्ला उमर थे, ठीक है। बहरहाल 1996 में हुकूमत बनाई तालिबान ने अफ़गानिस्तान में, और 2001 में इनकी हुकूमत ख़त्म कर दी। किसने अटैक किया था? यूएसए ने अटैक किया था, नेटो फोर्सेस के साथ मिल के। फिर दूसरा जो अमेरिका ने अटैक किया वो 2 साल बाद किस पे किया था? वो इराक पे किया था, ठीक है। दोनों तरफ का बता दिया। अब 2001 से पीछे चलते हैं। पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत थी। 2001 हो गया। अपनी डेट ऑफ बर्थ याद आ रही है आप लोगों को? तारीख़ पैदाइश। और आगे चलते हैं। मैंने कहा था कॉपी पेंसिल ले लीजिएगा, बहुत कुछ लिखना है आपको। 2001 से फिर पीछे चलें तो 2000 आ जाता है, 2000 से 1999 आ जाता है। ये बड़ा साल है। 12 अक्टूबर की डेट क्या हुआ था? 1999 1999 को जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने टेक ओवर किया था। मार्शल लॉ उसने नहीं लगाया था, टेक ओवर कर लिया था पूरे मुल्क के ऊपर। किस वजह से? उसका प्लेन जो है वो हवा में रोक दिया था। किसने रोक दिया था? किसकी हुकूमत थी? ये जानना ज़रूरी है। नवाज़ शरीफ की हुकूमत थी। नवाज़ शरीफ की हुकूमत 3 साल ही रही थी। बनी कब थी? 1996 में नवाज़ शरीफ ने हुकूमत बनाई थी। 3 साल ही ये साहब रहे, और उसके बाद फिर उल्टे सीधे काम किए। माजरत के साथ मैं किसी का पॉलिटिकल सेंसिटिविटी जो है उसको वो नहीं करना चाहता, लेकिन बहरहाल ये एक फैक्ट है। नवाज़ शरीफ साहब ने जो है वो फिर छेड़छाड़ शुरू की फ़ौज से, इनको ऊपर ही रुकवा दिया। जनरल परवेज़ मुशर्रफ को हवा में श्रीलंका से वापस आ रहे थे एक सरकारी दौरे से, तो इनका प्लेन ऊपर ही रुकवा दिया। बोला इंडिया चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, पाकिस्तान में नहीं आने देंगे, बला बला। ये और बड़ी तफसीलात है। बहरहाल तो इन्होंने अपने जो है वो कोर कमांडर्स को फ़ोन किया, बोला भाई ये सीन हो गया है। कोर कमांडर ने बोला सर टेंशन नहीं लीजिए, अभी सेकंडों में काम कर देते हैं। चारों जो सूबों के कोर कमांडर्स थे उन्होंने फ़ौरन फ़ोन किया, और ये वो पूरे मुल्क को लॉक कर दिया। कराची का जो एयरपोर्ट था वो सील कर दिया गया था 1999 में। फिर इन्होंने कोर कमांडर्स ने फ़ोन किया प्लेन में ही परवेज़ मुशर्रफ को, बोला सर ओके हो गया, आराम से लैंडिंग कर लें, अब कोई मसला नहीं है। कंट्रोल टावर को बोला भाई रास्ता दे दो, इशारा दे दो। कंट्रोल टावर ने इशारा दे दिया, और ये प्लेन बाहिफाजत कराची एयरपोर्ट पर उतर गया। बड़ा सीन हुआ था बहरहाल। और नवाज़ शरीफ साहब को जो है गिरफ़्तार कर लिया गया। बड़ी खूबसूरत इनकी छोटी सी वीडियो है, सलाखों के पीछे, बिहाइंड द बार्स। ये इंग्लिश भी सीख लिया आपने। आगे चलते हैं और क्या क्या। तो बहरहाल 1999 में ये हो गया। 1996 में, अब ये 3 सालों में क्या हुआ था? 1998 में न्यूक्लियर डिवाइसेस पाकिस्तान ने एक्सप्लोड की थी। कब? 28 मई को। 28 मई 1998 में पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे, 28 मई को। इसी महीने में पहले इंडिया ने 5 एटमी धमाके किए थे, पाकिस्तान ने उसके जवाब में 6 एटमी धमाके किए। याद रहे, एटमी धमाकों से आपको याद बता दूं कि दुनिया में कितने मुल्क जो हैं वो एटॉमिक पावर्स हैं, ठीक है। रशिया है, इंग्लैंड है, अमेरिका है, फ्रांस है, और पाकिस्तान हो गया अब अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भी है। ईरान भी अब हो गया है। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, कोरिया जो है वो भी एक कंट्री है, फार ईस्ट में ही आता है, ये मशरिक़ बैद में भी ये आता है, तो उसमें जो है ये भी आ गया। तो वो भी अब जो है वो नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया नहीं, नॉर्थ कोरिया, शुमाली कोरिया जो है, ये भी अब सुना जा रहा है कि ये भी जो है वो न्यूक्लियर पावर बन चुका है। बहरहाल फ्रांस, इंडिया, पाकिस्तान, यूएसए और इंग्लैंड, और कौन कौन सा है? रशिया, रूस दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है एरिया पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। रशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ये 2 बर्र-ए-आज़मों में आता है, यूरोप में भी और एशिया में भी, बल्कि एशिया में ही आता है पूरा का पूरा। ये इसका रकबा तकरीबन 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर से ज़्यादा है। 60 लाख मुरब्बा किलोमीटर से रशिया का रकबा बहुत ज़्यादा है। इसका जो है वो क्या है, इसको सफ़ेद हाथी भी कहा जाता है रशिया को, ये इतना बड़ा है। यानी कि आप ट्रेन पे सफ़र करें ना, तो रशिया की एक बॉर्डर से आप ट्रेन पे सफ़र करें तो दूसरी बॉर्डर तक पहुंचने में कितना, आपको पूरा 1 महीना लग जाएगा। इतना बड़ा ये मुल्क है रशिया, जिसको रूस कहते हैं उर्दू में। और दूसरी बात, इतना बड़ा मुल्क है ये कि इसके एक हिस्से में रशिया के दिन होता है तो दूसरे हिस्से में रात होती है, दूसरे हिस्से में दिन निकला हुआ होता है तो पहले हिस्से में रात होती है। इस रशिया का कैपिटल सिटी क्या है? मॉस्को, ठीक है। और इंडिया का कैपिटल सिटी क्या है? न्यू दिल्ली। ये सारी मालूमात आपको देता रहूँगा।
इंग्लैंड का क्या है, लंदन है, ठीक है। करेंसी भी पता होनी चाहिए आपको, इसकी करेंसी को रोबल कहते हैं, रोबल, रशियन करेंसी को। इंडियन करेंसी को रुपी कहा जाता है, पाकिस्तानी करेंसी को भी रुपी कहते हैं, ठीक है। और इंग्लैंड की करेंसी आपको पता है पाउंड कहते हैं, और अमेरिका की करेंसी को डॉलर कहा जाता है। इसके अलावा उर्दन जो है, उर्दन, शाम, मिस्र, ये सारे के सारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। फिर ये कंट्री करेंसी की बातें निकल जाएंगी, मुझे लगता है इसके ऊपर तो मुझे एक जनरल नॉलेज के ऊपर एक और वीडियो बनानी पड़ेगी। आप लोग जो है वो मुझे रेस्पॉन्ड कीजिएगा इस सिलसिले में। अगर ये वीडियो अच्छी लगेगी तो इसका पार्ट 2 भी बना देंगे, क्योंकि अभी तो मैं, कहाँ है हसीब भाई, सुन रहे हैं? हाँ हसीब भाई, हसीब मेमन हालांकि हमारे सुन रहे हैं, हाँ आप तो सुन रहे होंगे। मैं थक गया भाई बोल बोल के, पता नहीं क्या कितना टाइम हो गया। देखूँ ज़रा कितनी वीडियो हो गई। भाई भाई अल्लाह की पनाह, 35 मिनट्स की वीडियो हो गई है। और अभी तो हम कहाँ तक पहुँचे हैं, 1999 से 1996, इसमें 1998 भी आ गया, इसमें 28 मई के एटॉमिक डिवाइसेस की एक्सप्लोजन भी आ गई है, ठीक है। और क्या हुआ है, और 1998 में पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना था, 6 धमाके किए थे। मौसम पाकिस्तान किसको कहा जाता है, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान को, ठीक है। ये उन्हीं की कोशिशें थी कि पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर बना। उसके अलावा भी काफ़ी नाम है इसके अंदर, इसमें जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नाम आता है, इसमें अयूब खान का भी नाम है। ये बड़ा प्रीवियस सिस्टम चलता हुआ आ रहा था, ठीक है, पहले से। मेरे ख्याल में 1972 में या 1975 में, देखें मैं आपको, मुझे सही तरह डेट याद नहीं आ रही, कमेंट में बताइएगा। 1972 या 1973 लगभग ये कोई टाइम पीरियड था जब इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था। आप देखिए ज़रा, इंडिया न्यूक्लियर पावर बना था। तो काफ़ी सारे लोगों के, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ भाई, सियासी आदमी नहीं हूँ, तो मुझसे कोई शिकायत मत कीजिएगा किसी भी किस्म की। तो काफ़ी लोगों का कंट्रीब्यूशन, अयूब खान उनका कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। उसके बाद जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसके अंदर। और उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई, उनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। नवाज़ शरीफ, नो डाउट पॉलिटिकल आपके ग्रीवेंसेस होंगे, ये कुछ भी है, लेकिन इस मामले के ऊपर ये सारे लोग जो हैं इन्होंने बेहतर काम किया, हुब्बुल वतनी के साथ, पैट्रियटिज़म के साथ, ठीक हो गया। पॉजिटिव चीज़ें हैं, देखें अल्लाह है सिर्फ जो गलतियों से पाक है। मैं बार बार ये बात कहता हूँ, आप और हम जो है वो मिस्टेक से पाक नहीं है। अल्लाह से गलती नहीं होती, ठीक है, हम सबसे होती है। तो ये जितने नाम लिए हैं इनके कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी, ठीक है। तो बहरहाल हमें पॉजिटिव थिंकिंग लेके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स जो है वो देखने चाहिए। बहरहाल तो 1999 से 1996 तक नवाज़ शरीफ साहब 3 साल हुकूमत रही, और उसके बाद परवेज़ मुशर्रफ साहब ने इनको घर भेज दिया। 1997 में क्या हुआ था मुझे याद नहीं आ रहा, 1997 में, 1996 में क्या हुआ। अच्छा, किससे ली थी हुकूमत नवाज़ शरीफ साहब ने? बेनज़ीर भुट्टो साहिबा से हुकूमत ली थी, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने हुकूमत जो है वो कब बनाई थी? 1993 में, 1993 में। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जो हैं उनकी भी टाइम पीरियड हुकूमत 3 साल ही रहा। स्टैंडर्ड टाइम पीरियड जो है वो कानूनी नुक्ता नज़र से, ठीक है, आइनी नुक्ता नज़र से वो 5 साल होता है। अब आप हैरान हो रहोगे, 3 साल ये तो समझ में आ रहे हैं, 1996 से 1999 तक के 3 साल ही नवाज़ शरीफ साहब ने हुकूमत की। उसके बाद फिर जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जो है इनको भेज दिया, तो इनका तो समझ में आ गया। यहाँ क्या हुआ कि जो बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत आई 1993 में, 1996 तक इनका भी 3 साल का टाइम पीरियड रहा। यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पर आपको समझना चाहिए, हमारे जो वज़ीर आज़म हैं उनको प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। इसके अलावा एक और ओहदा होता है जिसको हम प्रेसिडेंट कहते हैं। अभी जो हमारे प्रेसिडेंट हैं आरिफ अलवी साहब, तो वो इनएक्टिव हैं, क्योंकि आइन में प्रेसिडेंट के इख्तियारात को बिल्कुल कम कर दिया गया है। लेकिन पहले ऐसी बात नहीं थी, आपको बता दूं, पहले ऐसी बात नहीं थी। प्रेसिडेंट जो था उसके पास बहुत बड़ा पावर था। आइन का एक आर्टिकल है जिसको कहा जाता है 58(2)B, ये बड़ा ख़तरनाक हथियार था जो कि प्रेसिडेंट के पास था। आपको पता होना चाहिए आइन का ये आर्टिकल 58(2)B, इसके तहत प्रेसिडेंट जो है वो क्या कर सकता था? वज़ीर आज़म की मुंतखब हुकूमत को ख़त्म कर सकता था जी। और ऐसा ही हुआ था इस ज़माने में। बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत जो गई थी वो 1996 में, वो इसी वजह से गई थी। कौन था उस वक्त? फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी उस वक्त के सदर प्रेसिडेंट वो थे। उन्होंने सैक्ड किया था, सैक्ड, बरतरफ किया था, सैक्ड, बरतरफ किया था किसको? बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को।
अच्छा, फिर 1993 में बेनज़ीर भुट्टो ने किससे हुकूमत ली थी? अब ये भी सवाल पैदा होता है। 1993 से एक चीज़ और अभी देख लें, 1992 चलते हैं, 1992 पाकिस्तान वर्ल्ड चैंपियन बना था क्रिकेट की दुनिया में, ये आपको पता होना चाहिए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था, पहला वर्ल्ड कप क्रिकेट का 1992 में। इमरान खान कैप्टन था, ठीक है। किससे जीता था? दूसरी टीम कौन सी थी? कमेंट में बता देना यार, दूसरी टीम कौन सी थी, किसी को याद होगा, याद होना चाहिए। 1992 में इंग्लैंड से जीता था। कौन कौन था? इंग्लैंड दूसरी टीम में भूल गया। बड़ी ज़बरदस्त नींद आ रही है, थक भी गया बोल बोल के, सांस ले लूँ, ठीक है। बहरहाल 1992 में पाकिस्तान जो है वो क्या बना था? वर्ल्ड चैम्पियन बना था। 1992 में एक बड़ा अफसोसनाक सानहा भी हुआ था दुनिया में। इंडिया में क्या हुआ था? अयोध्या में बाबरी मस्जिद की शहादत भी हुई थी। ये बाबरी मस्जिद किसने बनवाई थी? ये ज़हीरुद्दीन बाबर ने बनाई थी। ज़हीरुद्दीन बाबर का टाइम पीरियड क्या है आपको पता है? 1526 में ज़हीरुद्दीन बाबर पहला मुग़ल हुक्मरान, पहला मुग़ल बादशाह, ठीक है। कहाँ से आया था? ये अफ़गानिस्तान से इंडिया गया था और इंडिया में जाने के बाद इसने हुकूमत बनाई थी, ठीक है, 1526 में, जिसको ज़हीरुद्दीन बाबर कहते हैं, जिसको नॉर्मली बाबर भी कहते हैं। पहला मुग़ल हुक्मरान, उसने ये तामीर करवाई थी। मुसलमानों के बड़ा एक हेरिटेज था, एक विरसा था, ठीक है। इसकी शहादत हो गई इंडिया के अंदर बदकिस्मती से, और ये भी एक इवेंट हुआ था 1992 में। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड के ऊपर 1992 के अंदर रशिया के टुकड़े भी हुए थे। 1991 में या 1992 में, आई थिंक 1991 में, 1991 में, हाँ ये हुआ था। आपको पता होना चाहिए रशिया जो है उसके अभी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनको रशिया से आज़ादी मिली, रूस से आज़ादी मिली। ये तकरीबन कितने मुल्क थे? ये तकरीबन 11 के करीब मुल्क थे, 11 मुल्क थे, ठीक है। ये आर्मीनिया, बायलोशिया, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ये जो तान तान लग रहा है ना, हमने एशिया को मुख्तलिफ़ हिस्सों में डिवाइड किया था। अभी याद है मैंने बताया था आपको, एशिया को हमने फार ईस्ट एशिया कहा था, ठीक है। उसके अलावा एशिया को हमने क्या कहा था? मिडिल ईस्ट कहा था। उसके अलावा एशिया का एक हिस्से को हमने सब कॉन्टिनेंट या साउथ ईस्ट एशिया कहा था। एशिया का एक और हिस्सा है जिसको सेंट्रल एशिया कहा जाता है, सेंट्रल एशिया। इसमें ये 6 कंट्रीज़ जो हैं जिनके मैंने अभी नाम लिए, जिनके साथ तान 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 आ रहा है, कौन कौन से? ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान, ठीक है, और ताजिकिस्तान, आज़रबाईजान, उज़्बेकिस्तान और किर्गिस्तान, और 2 और हैं। ये 6 मुस्लिम कंट्रीज़ हैं। इनको भी आज़ादी किससे मिली? रशिया से मिली थी 1990। इसको हम कहते हैं रशिया जो है वो टूट गया था, ठीक है। रशिया से तकरीबन 11 जो है वो मुल्क, नए मुल्क बने थे। 11 मुल्कों को आज़ादी मिली थी, जिसमें ये 6 मुल्क भी शामिल हैं जो कि सेंट्रल एशिया, इनको कलेक्टिवली कहा जाता है, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़। ये 1991 में या 1992 में, करेक्शन कर दीजिएगा भाई कमेंट्स में, पहले ही बता रहा हूँ, थका हूँ। अच्छा बहरहाल तो 1992 हो गया। 1993 में थे हम, 1993। उसके बाद बेनज़ीर साहिबा कब आई थी? 1990 में आई थी। कौन सा टाइम पीरियड था? अच्छा, हम कहाँ थे? 1999 से 1996। ये टाइम पीरियड किसका था? नवाज शरीफ का। उससे पहले 1993 से 1996 तक का ये टाइम पीरियड किसका था? बेनज़ीर भुट्टो का। और 1993 से 90 ये टाइम पीरियड किसका था? नवाज शरीफ का था। और 1990 से 1988 बेनज़ीर भुट्टो, ठीक है। बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की 2 साल हुकूमत रही, ठीक है। 1990 में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को बरतरफ कर दिया गया 2 साल बाद ही। किसने किया? वही आर्टिकल 58(2)B। सदर कौन था उस वक्त? उस वक्त सदर थे, अभी उनका इंतकाल हुआ है, बड़ी मशहूर शख्सियत थे भाई। उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को ख़त्म किया था 1990 में। फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी को ने तो यहाँ किया था। अच्छा, और सदर इसहाक़ ख़ान, देखिए याद आ गया मुझे, सदर इसहाक़ ख़ान बड़े मशहूर हैं। इन्होंने जो है वो 1990 में बेनज़ीर की हुकूमत को ख़त्म किया था। बनाई कब थी बेनज़ीर ने हुकूमत? 1988 में, ठीक।
ठीक है। तो 2 साल ही हुकूमत रही। उसके बाद कौन बना था वज़ीर आज़म 1990 में? नवाज़ शरीफ। नवाज़ शरीफ कब तक रहा? 1993 तक। सदर इसहाक़ खान ने नवाज़ शरीफ को भी क्या किया? बरतरफ किया। जी, हैरत अंगेज़ बात है। सदर इसहाक़ खान ने 2 हुकूमतों को ख़त्म किया। एक तो बेनज़ीर भुट्टो की 1988 से 1990 तक जिन्होंने बनाई। 1990 में एक शिकार तो इन्होंने ये किया, सदर इसहाक़ खान ने बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म की और फिर नवाज़ शरीफ ने हुकूमत बनाई। नवाज़ शरीफ ने 1993 तक रहे। 1993 में जो है वो इन्हीं सदर इसहाक़ खान ने नवाज़ शरीफ की हुकूमत को भी बरतरफ कर दिया। लेकिन नवाज़ शरीफ ने जो है उन्होंने बोला कि मैं इतनी आसानी से तो नहीं जाऊँगा। उन्होंने जो है वो एक केस सुप्रीम कोर्ट ले गए थे 1993 में, याद रहे, सुप्रीम कोर्ट ले गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो फिर फैसला दिया कि आखिर में नवाज़ शरीफ साहब अपनी हुकूमत भी ख़त्म करें और सदर इसहाक़ खान जो हैं वो भी अपनी सदारत छोड़ दें। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हुआ था। तो नवाज़ शरीफ जो है उन्होंने भी वज़ारत उज़्मा, ठीक है, वज़ारत उज़्मा मतलब वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ दिया 1993 में, बरतरफ हो गए। और सदर इसहाक़ खान ने भी सदारत से ओहदा छोड़ दिया। 1993 में ही बेनज़ीर भुट्टो साहिबा दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म बनी थी। कब तक रही थी ये? 1996 तक। इस वक्त जो सदर थे वो कौन थे? फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी। ये बदकिस्मती से इनको अपॉइंट करवाने में बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का बहुत बड़ा किरदार था, ठीक है। लेकिन बस इन्होंने ही 1996 में फ़ारूक अहमद ख़ान लगारी ने बेनज़ीर भुट्टो को भी जो है वो फ़ारिग कर दिया, उनको भी बरतरफ कर दिया, उनकी हुकूमत को भी ख़त्म कर दिया, ठीक है। 1996 में फिर दोबारा इलेक्शन हुए, कौन वज़ीर आज़म बना? फिर दोबारा नवाज़ शरीफ बना। ये चक्कर समझ में आ रहा है? भूल गए, दोबारा बताता हूँ। 1988 से 1990 तक बेनज़ीर, 1990 से 1993 तक नवाज़ शरीफ, 1993 से 1996 तक फिर बेनज़ीर और 1996 से 1999 तक नवाज़ शरीफ। ये आगे पीछे सिस्टम चल रहा था, ठीक है। अब 1988 में किससे आखिर हुकूमत ली थी? बहावलपुर में प्लेन क्रैश हुआ था। किसका? इस वक्त थी हुकूमत जनरल ज़ियाउल हक की। भाई मैंने कहा था बोर्ड बड़ा कीमती है तो मैं सब नाम नहीं लिखूँगा, आप लोग लिखते रहिए। जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी। वो जनरल ज़ियाउल हक की शहादत हुई थी। कहाँ पर? बहावलपुर में। इनका पूरा प्लान था, जहाज़ था, जहाज़ पूरा का पूरा जो है वो किसी ने बम वगैरह लगा दिया था और पूरा जहाज़ जो है वो उड़ गया बम के धमाके से, पूरा का पूरा जहाज़। इसमें बहुत बड़े आर्मी के अफसर्स भी थे, कुछ अमेरिकन एम्बेसडर वगैरह भी इसमें बैठे हुए थे, बड़ा नुकसान हुआ था। तो यहाँ पर जो है वो जनरल ज़ियाउल हक यहाँ पर शहीद हो गए और दूसरे लोग भी शहीद हो गए। वो जो अंग्रेज़ वो थे, अमेरिकन थे, उनको तो हम शहीद नहीं कह सकते बहरहाल। तो यहाँ पर जनरल ज़ियाउल हक की शहादत हो गई, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक की शहादत के बाद जो है यहाँ पर क्या हुआ कि मुल्क में आम इंतखाबात हुए और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो है वो पहली वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान की बन गई। इससे पीछे चलते हैं 1988 से पीछे और क्या क्या हुआ था। दुनिया में भी कुछ हुआ था इससे पहले। ये बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में सब कुछ हो रहा था, दुनिया में भी हुआ था। भाई 1988 में ही आपको पता है इनखला शुरू हुआ था। किसका? रशियन ट्रुप्स का, रूसी अफवाज का इनखला शुरू हुआ था। कहाँ पे, कहाँ से शुरू हुआ था? अफ़गानिस्तान से। जी, रशिया ने अफ़गानिस्तान पर हमला कर दिया था। कब हमला किया था? तकरीबन 1979 में। 1979 में जो है वो किसने हमला किया था? रूस ने अफ़गानिस्तान पे हमला कर दिया था। और तकरीबन 1988 तक रूस जो है यहाँ पर आखिर फाइनली रूस शिकस्त खा के अफ़गानिस्तान से चला गया, ठीक है। किसने शिकस्त दी? तालिबान ने शिकस्त दी। किसकी मदद से शिकस्त दी? पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान ISI, इन्होंने बहुत काम किया, पाकिस्तान के लोगों ने बहुत काम किया, अपने अफ़गान भाइयों की बहुत ज़्यादा मदद की और इस तरह रशियन फोर्सेस जो है वो अफ़गानिस्तान से 1988 में चली गई, ठीक है। और पीछे चलते हैं तो दुनिया में और भी कुछ हुआ था। यहाँ पर जो 1985 में 1985 में एग्जैक्टली शायद 1985 में ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था इंडिया में, जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार, ठीक है। अब इसके हवाले से बात नहीं करता, मुझे कच्ची पक्की बात याद है, बहरहाल ये बता देता हूँ। इन्हीं टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था। जो हमारे तो नहीं, खैर जो सिख हैं
उनका एक बहुत बड़ा जो है वो गुरुद्वारा था, ठीक है, गोल्डन टेम्पल उसका नाम था। उसके ऊपर इंडियन आर्मी ने बहुत बड़ा जो है वो अटैक किया था, क्योंकि इंडिया के सिख जो हैं वो आज़ादी की तहरीक चला रहे हैं। कौन सी तहरीक है? खालिस्तान के नाम से है। वो अपना एक अलग जो है वो मुल्क बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, इंडिया में ही। तो इस तहरीक को खालिस्तान का नाम कहते हैं वो, और अपने बोलते हैं कि हमें खालिस्तान बना के दो, मतलब अलग मुल्क बना के दो। ये तहरीक खालिस्तान कहलाती है। बहुत ज़्यादा ये उरूज पे आ गई थी, तो इस वजह से वो इंडियन आर्मी ने इनके ऊपर बहुत, इनका जो सेंटर था गोल्डन टेम्पल के नाम से, उसके ऊपर बहुत बड़ा अटैक किया। हज़ारों सिखों को इन्होंने मार दिया, ठीक है। बड़ा अफरा तफरी मची पड़ी थी इस टाइम पीरियड में इंडिया में। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा जो है वो बड़ा ही भयानक निकला था कि उसके बाद जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर, वज़ीर आज़म थे, ठीक है, राजीव गांधी, उनको जो है उनके ही एक सिख गार्ड ने मार दिया। जी, उनके ही एक सिख गार्ड ने इंडियन वज़ीर आज़म राजीव गांधी जो है उन्हीं को मार दिया। इसका रिएक्शन ये निकला था। कहीं ना कहीं से तो निकलना ही है। अभी भी देखें आप, सिख जो है वो अभी इंडिया में, वो फार्मर्स जो जमा है सारे के सारे, देखें आप कितना एहतजाज हो रहा है। इंडियन न्यूज़ देखा करें, मैं देखता हूँ, काफ़ी इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। बहरहाल ये किस टाइम पाकिस्तान में किसकी हुकूमत थी? पाकिस्तान में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत थी 1985 में। और क्या क्या हुआ था दुनिया में तो मुझे याद नहीं आ रहा। और पीछे चलते हैं अभी, तो 1985 से 1980 और 1979 तक पहुंच गए थे हम। 1979 में ये साल जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहा था दुनिया के लेवल के ऊपर, पाकिस्तान के लेवल के ऊपर। पाकिस्तान में इसमें क्या हुआ था? 1979 से 2 साल पीछे चलते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है वो बरतरफ कर दी थी जनरल ज़ियाउल हक ने। कब? 1977 में, ठीक है भाई। अब ये टॉपिक जो है देखें बड़ा जो है वो हसास है, क्योंकि मैं सियासी आदमी नहीं हूँ, मेरा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो मैं यहाँ पर मैं कुछ नहीं बोलूँगा कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं था। बहरहाल यहाँ पर जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को जो है उनकी हुकूमत को ख़त्म कर दिया गया था, और मेरे ख़्याल में इसी साल जो है उनको जो है वो सज़ा वगैरह भी दी गई थी। बहरहाल ये सियासी इश्यूज़ हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ कि मैं इन पर बात नहीं करना चाहता, मैं करता ही नहीं हूँ, कि ये लोगों के अपने पर्सनल मामला हैं, ठीक है। बहरहाल जो भी है, तो 1977 के अंदर ये होता। 1977 में जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत आई थी, और कब गई थी जनरल ज़ियाउल हक की हुकूमत जो है? 1988 1988 में, ठीक है। तकरीबन 11 साल जनरल ज़ियाउल हक ने जो है वो हुकूमत की थी। अच्छा, 1977 ये वो टाइम पीरियड था। 1977 में किससे हुकूमत ली थी जनरल ज़ियाउल हक ने? जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से हुकूमत ली थी। इससे पीछे चलते हैं तो 1973 आ जाता है। बड़ा ही अहम साल, बड़ा ही फैसिनेटिंग, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने दिया था 1973 का आइन, जो कि अब भी चल रहा है पाकिस्तान में। ये तीसरा आइन था पाकिस्तान की तारीख का, ठीक है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत ने दिया था 1973 में, ठीक है। 1973 कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है, ये उन्होंने दिया था 1973 में। बड़ा ही ज़बरदस्त ये आइन है और अभी भी चल रहा है। इसमें अमेंडमेंट्स भी हो चुकी हैं, इसमें कुछ तहरीफ, एडिटिंग भी हो चुकी है, कुछ नई चीज़ों का इजाफा भी किया गया। बहरहाल 1973 से लेकर 1977 तक देखें तो कितना टाइम पीरियड बन रहा है? 74, 75, 76, 77। तो ये देखें, ये तकरीबन टाइम पीरियड जो है ना, या तो 1977 में जनरल, हाँ एग्जैक्टली 1977 में ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जो हैं उनकी हुकूमत का एंड चल रहा था। मुल्क में बहुत ज़्यादा बगावत हो गई थी और काफ़ी अफरा तफरी फैली हुई थी। बहरहाल वो क्या वजूहत थी जिसकी वजह से जनरल ज़ियाउल हक आए थे, आ गए वो और हुकूमत बना ली। अब 1973 में जो आइन दिया जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने, इस टाइम पीरियड में और भी कोई ख़ास बातें हुई थी क्या? 1973 में तो आइन दिया था। इससे पीछे चलते हैं, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब आए कब थे? ये आए थे 1971 में। ये बड़ा तकलीफ़ दे साल हमारे लिए रहा, क्योंकि पाकिस्तान का एक हिस्सा जो है, पाकिस्तान का एक बाजू जो है, इसी साल वो अलग हो गया था, एक अलग मुल्क बन गया था जिसको हम बांग्लादेश कहते हैं, ठीक है। वो कौन सा था? वो पाकिस्तान का 5वां सूबा था, जिसको सूबा बंगाल कहा जाता है, ठीक है। मशरिकी पाकिस्तान और मगरिबी पाकिस्तान, उसको मशरिकी पाकिस्तान भी कहा जाता था। ये मगरिबी पाकिस्तान में 4 सूबे आते थे, मशरिकी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही सूबा था, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम सूबा बंगाल कहते हैं। इसकी अलग तारीख है। तो बहरहाल 1971 में जो है वो 16 दिसंबर 1971 में हमारे पास से ये जो है वो चला गया था। कौन?
बंगाल सूबा अलग हो गया था, ठीक है। अब इसके ऊपर एक लंबी डिटेल, अब मैं चाहता हूँ भाई, मैं थक भी गया हूँ, इसको पार्ट 1 कर लें आप, मेहरबानी करके इसको पार्ट 1 कर लें। अभी मैं थक गया हूँ, ये तो कुछ अभी समझ में भी नहीं आ रहा, कुछ नज़र भी नहीं आ रहा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आप कमेंट्स में इसको रिकमेंड करेंगे कि हाँ सर इसके ऊपर वीडियो पार्ट 2 भी बना है, दें। ग्रैंड टेस्ट के लिए तो काफ़ी मटेरियल जमा हो गया है, अगला जो संडे आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप कहेंगे कि इसका सर पार्ट 2 भी बना दें, इससे पीछे चलें, ये मैं सिर्फ आपको हिंट दे दूं, ये मैं आपको कहाँ तक लेके जाऊंगा, 1971 तक है। अभी हम पीछे चलते हैं 1971 से 1900, 1900, 1800, 1700, 1600, 1500, 1400, 1300, 1200, 1100, 1000, 1900, 800, 700, 600, 400, 500, 200, 100, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0 तक लेके जाऊंगा आपको, और 0 से भी पीछे चलेंगे इंशाल्लाह। तो बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ, बहुत कुछ। मेरी कमर में दर्द हो गया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। कमेंट में बताएंगे तो फिर पार्ट 2 बनेगा, वरना काफ़ी इतना, ठीक है। और लाइक, नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।